बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रियलिटी विद शमा में मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं गानिया वकार, जो कि एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। वेलकम गानिया। सबसे पहले तो मैं एशिया टुडे न्यूज़ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे एज अ गेस्ट यहाँ इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है आके, बहुत घर वाला माहौल है। बिल्कुल, थैंक यू। और इनके साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ खान, APP रावलपिंडी की सीनियर जर्नलिस्ट एंड क्राइम रिपोर्टर हैं। इसके अलावा ही इज़ अ यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी हैं। एंड देन सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया शमा रफ़ीक और एशिया टुडे न्यूज़ की टीम का, और ख़ासतौर पे चौधरी अजमल साहब, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बनाया और यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं उनके जो मसाइल हैं उन्हें बोलने का एक मौका दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम टू द शो। जी नाज़रीन, सबसे पहले इनसे बात करेंगे हम आज के मसाइल के। जैसे हमारी यूथ जो उनसे आजकल काफ़ी क्राइसिस में है, इनके पास दे आर एक्चुअली जॉबलेस, दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू मेक देयर सेल्फ इन अ वेरी गुड वे और ग्रूमिंग देयर सेल्फ एक्चुअली। और इसके हम बात करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो आजकल मसाइल हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा हम गानिया से भी जानेंगे कि शोबिज़ की इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है और क्या सब कुछ है। गानिया, सबसे पहले आपसे बात करूँगी कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक तो आपने देखा, आपको क्रेज़ कैसे हुआ, शौक कैसे पैदा हुआ आपको यहाँ पे आने का। इसके अलावा जो उनसा है, आप क्या समझती हैं कि हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है या नहीं कर रही? देखें, जैसे मतलब अब न्यू कमर्स जो हैं एक्टर्स, उनको चांस नहीं मिलता, या तो उनकी मतलब जान पहचान होना ज़रूरी है, मतलब कोई कनेक्शंस होते हैं तो मतलब वो उनको चांस मिलता है, वरना न्यू कमर्स को तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे। जैसे इमरान खान ने कहा था कि यूथ को प्रोवाइड करेंगे, वैसे मुझे लगता नहीं है कि उस हिसाब से प्रोवाइड की जा रही है अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जहाँ भी जाओ वो लोग ये सबसे पहले पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या है आपका, और आप मतलब मौका देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। मतलब कोई भी मतलब एक्सपीरियंस के बगैर को मौका देने का तैयार नहीं है। कि हमारे पास इस टाइम ऐसी टैलेंट अकेडमी मौजूद है जहाँ पे हमारे न्यू टैलेंट को अपने आप को साबित करने का मौका मिल सके। मौका मिल सकता है लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन आप समझते हैं कि क्या हमारी सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें हैं, हमारे सोसाइटी में कर रही हैं कि अकेडमीज़ हैं, कोई प्लेटफॉर्म जैसे बने हुए हैं? आप क्या समझती हैं? अभी तक आप मुझे नहीं लगता कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओके जी सर, आप बताइएगा कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल नौजवान बेरोज़गार हैं। हमारी अगर आप बात करें आपके पेशे के हवाले से एज जर्नलिस्ट, हमारी यंग सहाफ़ी इतने क्राइसिस में, तो क्या कहेंगे इस सब के बारे में? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं मीडिया के, इस वक्त तमाम जितने भी चैनल्स अखबारात हैं उसमें एक तो जॉब्स नहीं है और दूसरा सैलरी का इशू है। नए लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद इस फील्ड में आते हैं, लेकिन थ्योरी तो वो पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं आता कि फील्ड में हमने क्या करना है। तो उसमें एक तो सबसे पहले उन्हें जब दफ्तर में आते हैं तो उनको कोलीग्स, जो सीनियर कोलीग्स हैं, वो मतलब एक होता है कि अपना प्रेशराइज उनको रखते हैं कि वो काम ना कर सकें। दफ्तर में भी उनको मसाइल का सामना है और दफ्तर से बाहर भी उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा मसला जो है, जो यूथ, जो नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उन्हें तनख्वाहों का इशू है कि तनख्वाहें उनको नहीं दी जाती। अगर कोई ऐसा अदारा है जो तनख्वाह देता भी है और उसमें 3-4 महीने के बाद वो सैलरी उनको दी जाती है। ये बड़ा मसला है, नौजवानों को बहुत से मसाइल हैं इसमें। तो सर, क्या समझते हैं कि देखिए, जो न्यू बंदा किसी भी फील्ड में एंटर हो रहा है, उससे कहा जाता है कि आपका टाइम पीरियड इतना है, आपका प्रोबेशन पीरियड टाइम पीरियड है, आपको इतनी ज़्यादा सैलरी कम मिलेगी या तो मिलेगी नहीं। क्या पता कि उस बंदे के ऐसे हालात हों या ना हो, तो इसमें क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनको ये काम भी अपना करते हैं, इनको कुछ मिलता भी रहे। मतलब क्या हमारी यूथ ऐसे ही प्रॉब्लम्स का सामना करती रहेगी? बिल्कुल है। इसमें ज़्यादातर इस फील्ड में लोग मतवसत तबका, जो मिडिल क्लास है, वही इस फील्ड में हैं और उसमें उनको घरेलू मसाइल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज़हनी तनाव का शिकार हैं और उन्हें जब तनख्वाह नहीं मिलती, अपने घर के या बच्चों के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, तो उनको ज़हनी टेंशन है, बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो हमें हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की जो प्राइवेट मीडिया है उसके लिए कोई ऐसा कोई फ़ंड, जो नए लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको मतलब फ़ंड ऐसा कोई मुहैया करे कि वो कम से कम अपने जो घरेलू अखराजात वो तो पूरे कर सकें, या फिर इनके लिए कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाए कि वो इश्तहारात के ज़रिए जो इश्तहारात मीडिया मालिकान को या चैनल्स को या अखबारात को मिल रहे हैं, उसमें कोई परसेंटेज ऐसी रख ले कि जो नए लोग हैं, नौजवान हैं,
उनके वो जो सैलरी में उस परसेंटेज में वो सैलरी उनको मिल सके। तो ये एक अच्छा मतलब अगर इसमें हमारी बहुत सी तंजीमें जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, इसमें नेशनल प्रेस क्लब है, इन्होंने बात भी की थी जो मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया और ना कोई ऐसी कोई बातचीत की। सर आप क्या समझते हैं कि इसमें आपने देखा हो कि नेगेटिव इफेक्ट ये आ रहा है कि बहुत से स्टूडेंट ना अपनी इस चीज़ से तंग आके या तो सुसाइड कर लेते हैं या तो वो नशे की लत में लग जाते हैं, तो फिर क्या हम इसका कसूर सिर्फ उस नौजवान को ठहराएं या जो रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं उसको बनाएं, क्या कहते हैं? नहीं, उसमें अगर यहाँ इस फील्ड की बात की जाए तो इसमें ख़ुदकुशियों का रुझान बहुत कम है। लोग जब टेंशन का शिकार होते हैं या ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं तो वो ख़ुदकुशी या मंशियात की तरफ बहुत कम आते हैं। इसमें ज़्यादातर जो देखने में आ रहा है वो ब्लैकमेलिंग और बत्ताखोरी के जो वाक़यात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसमें हम समझते हैं कि वो एक तो जाली साफ़ी इसमें शामिल हो चुके हैं जिनके पास कोई कारोबार नहीं था। वो जब देखते हैं कि ये एक एंकर के पास मतलब कुछ भी नहीं था, जब वो फील्ड में आया है, सहाफ़त में आया, तो वो एकदम से उसके पास गाड़ियाँ भी आईं, घर भी आए, तो उसको देखा देखी वो फिर इस फील्ड में आना शुरू हुए। और एक वो ब्लैकमेलिंग और बत्ताखोरी ज़्यादा देखने में आ रहा है, ख़ासतौर पे इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में जाली सहाफ़त, जाली सहाफ़ियों मतलब काफ़ी देखने में आ रहा है। प्रोपेगेंडा काफ़ी सामने है। जी सर, बातें आगे चलती रहेंगी। हानि, आप बताइएगा कि आपको कैसे शौक़ हुआ शोबिज़ में आने का? मैंने मतलब मेरा ये सोचा हुआ नहीं था कि इस तरह से आ जाऊँगी। मतलब यूनिवर्सिटी में एक माइम परफॉर्म की, वहाँ सबने अप्रिशिएट किया, तो उसके बाद काफ़ी कमर्शियल्स किए। कमर्शियल कहाँ पे किया? tutoria.pk के लिए कमर्शियल्स किए। ओके। और एक्सपीरियंस के बारे में मैं ये कहूँगी कि मैंने मतलब इस फील्ड एक्टिंग फील्ड के बारे में मेरा अपना जो था वो ये था, मतलब मैंने सोचा हुआ था कि शायद बहुत बुरा होता होगा, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर, मतलब अच्छी इमेज नहीं थी मेरी इस बारे में। लेकिन tutoria.pk के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हैरासमेंट इशू वहाँ 0%, मतलब कुछ जगहें अच्छी भी हैं, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है। तो ये आगे प्रमोट करना चाहिए, जिसका शौक है उसको करना चाहिए, बस उसको खुद ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ उसे काम करना है और कहाँ नहीं करना। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ बताइएगा कि आप BBA कर रही हैं, ठीक है? जी। तो आपके भी पीछे टाइम पीरियड गुजरा, आपके पेपर्स, एग्जाम्स, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि इज द बेस्ट वे टू टीच, और क्या आपका एक्सपीरियंस है? ऑनलाइन क्लासेस नहीं, मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन क्लासेस का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। जो मतलब जूम पर क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स भी यूज़ टू नहीं है ऑनलाइन क्लासेस से, ना बच्चे हैं ना उनको कुछ समझ आता है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आप समझते अगर आप 1 मिनट लेट भी हो जाते हो अपलोड करने में अपनी असाइनमेंट, तो वो मतलब नहीं आगे एक्सेप्ट नहीं होती, 0 मार्क्स लगते हैं। इसी वजह से काफ़ी बच्चे फेल भी हो गए। ओके। लेकिन इसके साथ देखा जाए कि काफ़ी स्टूडेंट खुश भी हैं इससे, काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि चीटिंग वगैरह अच्छी हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस। जो वहाँ आप बैठ के क्लास में करो वो चीज़ तो मतलब वहाँ चीटिंग वगैरह नहीं होती। बस ये कि जिनके पास इंटरनेट है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो आप इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स ये भी आई कि काफ़ी टीचर्स पढ़ा रहे होते थे और बच्चे जो उनसे हैं वो डिफरेंट बीच में कम्युनिकेशन करते थे या फिर तंग करते थे। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ जो सी है, क्या वो ये तरीका जो अख्तियार कर रही है, क्योंकि उस्ताद का जो एक प्रोफेशन है बड़ा, उसका एक रुतबा है, एक मकाम है, तो आजकल के बच्चे हमारी यूथ के ये सीख रही है कि उस्ताद के साथ इस तरह का बिहेवियर करना है? ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीचर्स माँ बाप की जगह पर होते हैं, और क्या पता वो किस तरह से, क्योंकि वो भी यूज़ टू नहीं है, वो किस तरह से आपको पढ़ा रहे हो टाइम निकाल के ऑनलाइन, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अब मुश्किल वक्त था, सबको साथ मिल के चलना चाहिए था, लेकिन कहीं जगह पे हुआ स्टूडेंट्स से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, कहीं जगह पे टीचर्स ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो दोनों तरफ से थोड़ा हुआ है। सही। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि न्यू टैलेंट जो सा है हमारा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कहीं जगह ऐसी है कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है, कुछ ना कुछ न्यू आता है, लेकिन हमारे पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना तो प्लेटफॉर्म्स हैं, ना ही उस बच्चे को अप्रिशिएट करते। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसा कि हमारी यूथ जो है वो आगे बढ़ सके? जी, पिछले दिनों हमारी जो है फवाद चौधरी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम यूथ को प्रमोट करने के लिए मीडिया जितना भी है उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, कि उसमें ये जैसे अब वेब चैनल्स का काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा है। बहुत से जो यूथ है वो अपने अपने यूट्यूब चैनल्स उन्होंने बनाना शुरू करके और अपने जो पैगामात हैं और जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो उसमें यह है कि जो अगर डिजिटल हो जाता है वेब मीडिया, तो फिर उसमें यूथ को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। उसमें यह कि आप किसी भी इदारे में मोहताज नहीं हो सकते, किसी इदारे में आप अगर जॉब ना भी करें
तो अपने एक चैनल्स के ज़रिए वो यूट्यूब का जो चैनल है उसके ज़रिए आप अपनी इनकम मतलब आमदनी कमा सकते हैं। सही। दादा थिंग है सर कि अभी आपने देखा है कि ऑनलाइन क्लास चल रही थी, आपका क्या मतलब आप क्या समझते हैं कि क्योंकि काफ़ी मिसाइल का सामना हुआ, ऐसे लोग जो कि काफ़ी दूर दराज इलाकों में रहते हैं जिनके पास नेट नहीं अवेलेबल होता था, या फिर क्या ये इक्वालिटी का सिस्टम नहीं है कि कहीं पे वो बच्चा अपनी काबिलियत के होने के बावजूद रिसोर्सेज ना होने की वजह से जो है वो फेल हो जाता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा है कि इसमें जिसके पास अगर घर पे मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, तो वहाँ उन बच्चों को काफ़ी ये ऑनलाइन जो क्लासेस है उसमें उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो एक प्रॉपर क्लास होती है, लेकिन जिनके बच्चों के पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वो तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि इन्हें कौन सा वे जो उनसे वो चूज़ करना चाहिए, कि क्या उन्हें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था इस कोरोना के टाइम पर? उसमें बेहतर तालीम के लिए तो आप जब तक स्कूल ना जाएँ, क्लासेस ना लें, तो उस वक्त तक आप अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए यही है कि आप थोड़ा इंतज़ार कर लें जब तक ये वायरस है। ये तो पूरे मुल्क में, सिर्फ हमारे उसमें नहीं है, पूरी दुनिया में है। इसमें तो तमाम लोग इसका सामना कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार कर लें तो अल्लाह शायद इसमें तो बेहतरी लाए। सर जनरली इशू में बात करते हैं कि अगर हमारे अभी रेंडमली आपको पता है कि क्या सिचुएशन रही है हमारे पास, यूथ जो स्पेशली जो है जैसे बच्चे अपने कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे थे, अपने मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्स उनके पास था, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि कहीं पे प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, बच्चों के पास जॉब नहीं है, हमारी यूथ डिस्ट्रैक्ट हुई है, डिसहार्ट हो चुकी है। तो हमारी गवर्नमेंट ने मतलब कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जो लोग कुछ वक्ती तौर पे अपने काम में बिजी थे, अपने आप को यूटिलाइज कर रहे थे, उनके पास किसी किस्म के भी रिसोर्सेज इस टाइम पे नहीं है, दे आर टोटली होपलेस, उनके लिए क्या कोई ऐसी सजेशन देंगे या कुछ ऐसा उन्हें बताएंगे कि क्या वो कुछ कर पाएँ, या हमारी गवर्नमेंट को क्या उनके लिए करना चाहिए? जिस तरह हुकूमत ने सास प्रोग्राम के ज़रिए जो लोगों को 12-12 हज़ार रुपये उनके जो अखराजात दिए हैं आमदन, इसी तरह जो नौजवान लोग हैं उनके लिए भी इस तरह का कोई ऐसी कोई स्कीम शुरू करें या कोई ऐसा कोई प्लान बनाएं कि जो नौजवान जो बेरोज़गार हुए हैं उनको भी ये फ़ंड मिल सके। सर आप समझते हैं कि सास प्रोग्राम जो है वो रिलायबल था, सबको उससे बेनिफिट? जी बिल्कुल, मैंने देखा है, ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिनके पास ना तो मोबाइल था, उन्होंने दूसरों के मोबाइल के ज़रिए वो अप्लाई किया था और उनको उनके घरों तक पैसे नज़र में सास प्रोग्राम बेनिफिशियल रहा है? जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो हानी आप बताएगा कि आपका जो प्रोफेशन है एक्टिंग का या जो भी है, अभी आप समझती हैं कि इसमें जो से हमारी अभी लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, उनके लिए किस किस्म का, या तो उतनी टैलेंटेड होती हैं, उनमें टैलेंट होता है, लेकिन कहीं ना किसी वजह से उनको पीछे कर दिया जाता है, कहीं पे उन्हें शायद घर से प्रेशर होता है, कहीं पे उन्हें ऑफिस में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, या फिर उनकी लाइफ ऐसी होती है कि उनके पास इतना टैलेंट होता है, उनके पास इतनी ज़्यादा सेल्फ ग्रूमिंग के वेज होते हैं, अपने आप को बताने के, अपने आप को बीइंग अ फीमेल अगर मैं बात करूँ, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि आपने क्या देखा है अभी तक? क्या अगर फीमेल्स को देखकर बात की जाए तो ये सच है कि इंडस्ट्री में हैरेसमेंट इश्यूज़ हैं। ये लड़की को खुद देखना पड़ता है कि कहाँ उसको काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक लड़की के पास इज्जत होती है। जो मर्द ज़ात है इसको दुनिया में आके इज्जत बनानी पड़ती है, लेकिन जो एक बेटी है ना, वो जैसे ही पैदा होती है उसके पास पैदा होते ही इज्जत होती है, उसको ये गॉड गिफ्टेड है कि उसके पास इज्जत होती है। उसका बस इतना सा काम होता है कि उसको संभालनी पड़ती है, उसको संभालनी पड़ती है अपनी इज्जत, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बीइंग अ गर्ल, आप भी जानते होंगे, एक लड़की को पता चल जाता है कि अगला मर्द आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नीयत रखता है, तो उसके बावजूद भी अगर वो इग्नोर करती है तो फिर हरासमेंट इश्यूज़ में उसका अपना हाथ भी है। मतलब इतना आप किसी भी फील्ड में घुसने के लिए आप वो मत हो जाओ कि आपको इज़्ज़त की अपनी फ़िक्र ना रहे। सबसे पहली चीज़ इज़्ज़त होती है। और दूसरी बात, अगर प्रेशर की बात की जाए तो पेरेंट्स बुरा नहीं चाहते किसी का भी, सपोर्टिव होते हैं अक्सर पेरेंट्स, और अक्सर इस फील्ड के अलावा भी तो हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे भी लड़कियों को जो आगे नहीं आने जाता, क्या मतलब जॉब्स वगैरह भी, तो अक्सर ऐसे होता है पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है, अक्सर शौहर की तरफ से, तो पेरेंट्स तो बुरा चाहते नहीं हैं। तो जो मतलब अगर मैं ये कहना चाहूँगी, अभी जितने भी मेरे भाई लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वाइफ वर्किंग वुमेन ना हो, तो कोई प्लीज़ ऐसी चूज़ करें जो ना करना चाहती हो। एक गर्ल पढ़ती है, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत सोच के पढ़ रही होती है कि मैं ये बनूँगी, ये करूँगी, ऐसे करूँगी। तो एक कैरियर एम्बिशियस गर्ल का मतलब बुरा ना करें उसके साथ, ये बुरा होगा कि अगर आप उसको कहें कि नहीं तुम घर बैठ जाओ, तुम ये मत करो, और इससे आप भी यही सोचते रहो कि चलो वो किसी ना किसी दिन बदल जाएगी, ये नहीं करेगी वो,
तो ये नहीं सोचना चाहिए। वो बहुत सोच के और बहुत मेहनत से आगे कुछ बनना चाह रही होती है और आप सपोर्ट करने की बजाय रोक देते हैं। क्योंकि आप, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप किसी की ड्रीम्स ना ख़त्म करें। आप मतलब पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो नई जॉब करना चाहती हैं, घर संभालना चाहती हैं, आप उन्हें चूज़ करें। और बहुत अच्छी भी हैं वो, मतलब ये नहीं है कि आप उनको वाइफ बनाएंगे तो वो अजीब सी, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना तो सोचते ही हैं तो साथ में, लेकिन थोड़ा फीमेल्स का, गर्ल्स का ये सोचा करें थोड़ा। आप लड़की ज़ात है ना, आप उसको पढ़ाएं, आप उसको सपोर्ट करें, वो आपको बहुत प्राउड फील करवाएगी। बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, इस एज में हानि ने बहुत बड़ी बात की जहाँ पे हमें फीमेल्स को मतलब रोक दिया जाता है, हमारी विशेस को, हमारी डिज़ायर्स को ख़त्म कर दिया जाता है कि नहीं तुमने ये काम नहीं करना। भी क्यों नहीं करना? द वे कि उसके अंदर कितना टैलेंट है, उसको अपनी लिमिट्स का भी पता होना चाहिए। इस बात पे हम मानते हैं कि हर जगह परफेक्ट नहीं होती हर चीज़ कहने के लिए। मैं आप लोगों की बात को बिल्कुल भी रद्द नहीं करूँ, हानि से बिल्कुल मैं 100% जो है इस बात पर इत्तफाक़ करती हूँ कि एक बीइंग अ फीमेल अगर देखा जाए तो उसकी भी बहुत सारी विशेज़ होती हैं। ठीक है, गलत नहीं है कि इस्लाम ने औरत को हक़ दिए हैं, उस हक़, उन हकूक़ की जो है वो पासदारी करे, उन हकूक़ में रह के अपने आप को एक लिमिट में रख के जो है अगर वो आगे बढ़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सर इस बारे में क्या बात है? गाने ने छोटी सी एज में इतनी बड़ी बात कह दी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो इसने लाजवाब कर दिया है, बड़ी अच्छी बात की है। तो ज़ाहिर है जब तक आप अपनी ख़वातीन को अगर मतलब घर बैठा देंगी तो वो तो एक हल नहीं है। अगर आपकी ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, कुछ बनना चाहती हैं तो उनका साथ दें, उनके साथ मिलकर काम करें। तो ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने कहा है, क्योंकि सर बेबी जो सा फीमेल एक माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, तो सारे रिश्ते एक साथ हैं। तो अगर हर मर्द ये सोच ले कि हर रिश्ता जो उनसे अगर बाहर निकल रही है, क्या पता बहुत सी औरतें बहुत सी मजबूरी में बाहर निकलती हैं, उनका दिल ना कर रहा होता, लेकिन फिर भी जो उनसा है वो उन्हें निकलना पड़ता है अपने घर को आगे चलाने के लिए, उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे मेल्स मतलब हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं होते हैं, सब ऐसे नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है जहाँ पे उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा लिया जाता है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, वुमेन हरासमेंट का बड़ा इशू है इस वक्त। तमाम दफातर जितने भी हैं, सरकारी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हरासा किया जाता है ख़वातीन को, जिस वजह से जो उनके जो मर्द हैं वो उनको बाहर निकलने नहीं देते कि यार मतलब अगर इस तरह आप जाएंगे तो ये होगा। तो इस तरह के ख़वातीन के लिए मतलब होते हैं मसाइल, तो हैं हर इदारे में, जिधर भी जाएँ वो आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो अभी सेनेट ने जो बिल पास किया है, कौमी असम्बली में पास किया है, तो इसमें कोई कमी नज़र आ रही है कि हरासमेंट के जो केसेस है उसमें काफ़ी कमी देखने में आ रही है। ज़ानिया क्या लास्ट मैसेज कन्वे करेंगी अपने ऑडियंस को? मैसेज में मैंने भाई लोगों को तो कर दिया कन्वे। अब मैं गर्ल्स को ये करना चाहूँगी कि अगर आपको मतलब कभी सिलेक्ट करना पड़े कैरियर और पार्टनर के बीच में कोई, तो आप ये ना कहें कि मैं अब क्या सिलेक्ट करूँ, कैरियर या पार्टनर। आप ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करें जो आपको मोटिवेट करे कि आप सक्सेसफुल हो सको अपने कैरियर में। आपको ये चीज़ खुद देखनी है। सही, थैंक यू हानिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बड़ी मज़े की बात की एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि अभी आपने आगे बढ़ना है, आगे जाना है, बहुत से मनाज़िर को तय करना है। तो होप्स हो कि आप इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ जो है आगे बढ़ती जाएँ, बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करती जाएँ। तो गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। जी सर, लास्ट मैसेज क्या कन्वे करेंगे आप ऑडियंस को? कि हानिया तो हमें बड़ी बड़ी बातें बता रही है, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि इस तरह से अगर हमारी यूथ इतनी पॉजिटिविटी से आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जैसा एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगा और सबसे आगे होगा इंशाल्लाह। जी सर, इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं या छोटी उम्र के लोग हैं वो उनको ज़्यादा नॉलेज है, उनको ज़्यादा इल्म है, तो हमसे ज़्यादा बड़ी बातें करते हैं। तो वो इसमें कोई शक नहीं कि इसने जो पैगाम दिया है इसी के पैगाम को एंडोर्स करता हूँ मैं। जी जी। तो पैगाम यही है कि नौजवान जितने भी लोग हैं वो औरतों की इज़्ज़त करें और अपने जो घर पढ़ी लिखी औरतें हैं उनके साथ मिलकर काम करें, बल्कि उनको साथ फील्ड में लेकर आएँ और उनके साथ जो अगर वो उसकी प्रोफेशन में आना चाहती हैं तो उनको लेकर आएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बातें की और एक छोटा सा मैसेज आपने कन्वे किया, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग था। थैंक यू सो मच फॉर। ओके जी जी नाज़रीन, बात करने का मकसद और बात करने की असल वजह ये थी, देखिए कि हमारे आजकल यूथ जो है सबसे बड़ी मेन क्राइसिस में डूबी हुई है। ठीक है, हमारी यूथ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि यही आगे लेके हमें आगे लेकर जाएंगे, हमारे मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं इनकी वजह से। तो मैसेज बड़ा ज़बरदस्त था कि फ़ीमेल की रिस्पेक्ट की जाए, द अदर थिंग इज़ क्योंकि औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। तो ये अगर हम बातें सोच लें, समझ लें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो माशरा बहुत जल्दी तरक्की करेगा। और इसके अलावा जो सा है हमें अपने आप को खुद बेहतर करना होगा, अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी खुद लानी होगी। जब हम पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी नाज़रीन, आज की आपने बातें सुनी, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और आपने इस बातों को समझा भी होगा। बात करने का मकसद ये होता है कि आप तक कुछ हम पॉजिटिव चीज़ें फैला सकें। थैंक यू सो मच। मुझे दी गई इजाज़त अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।